आज का हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जेंडर एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो आपका सब टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और ये टॉपिक ना बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बड़ा मज़ेदार है। इसमें हर एक चीज़ आपको जो है ना यहाँ पे ऐसा लगेगा जो कि हमारे सामने हकीकत में चल रहा है ये चीज़, है ना। यानी कि आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हमारे सामने आसपास में ये चीज़ घटना घट रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर प्राउड अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। देखिए, लड़का और लड़की जब दोनों एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो बचपन में तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, दोनों को बराबर केयर मिलता है ना, बचपन में। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ना शुरू करता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, जॉब के लिए वो तैयारी करता है, वैसे वैसे जो है उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है कि नहीं। भेदभाव बहुत अलग अलग प्रकार से है, लेकिन हमारे इंडियन समाज में जो एक कॉमन प्रकार का भेदभाव है वो किस प्रकार का मालूम है आपको भी? किस प्रकार का? कि भाई तुम लड़की हो तो तुम्हारा जो है जन्म केवल और केवल घर के चार दीवारी के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म जो है ना इसी में रहने के लिए हुआ है, तुमको इसे बाहर नहीं जाना है। इसी प्रकार का सोच है। लेकिन आज बहुत हद तक हमारे भारत की जो लड़कियां हैं इस मैसेज को, इस धारणा को क्या कर रही हैं? गलत प्रूफ कर रही हैं। वो भी ये दिखा रही हैं कि नहीं, मेरा जन्म जो है ना केवल चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं हुआ है ना। चलिए, तो जब भी मैं यहाँ पर बोलूँ इस प्रकार के बातों को तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना है कि वो आज भारत में है, नहीं। आज हर एक चीज़ आपस भारत में बदल चुका है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों साथ में ग्रो करता है, लेकिन जैसे जैसे लड़का और लड़की दोनों बड़े होते चले जाते हैं उन दोनों के बीच में भी भेदभाव होना शुरू हो जाता है। लड़कियों को ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा काम जो है केवल घरों में रहने के लिए हुआ है, बच्चों के देखभाल के लिए ही हुआ है, ऐसा कह दिया जाता है। ठीक है, आगे, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। यानी कि ये जो धारणा है लड़का और लड़की के बीच में फ़र्क करने का, ये भारत के लगभग आपको अधिकतर फैमिली में देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको, आप इसी से भी एग्री करेंगे कि आपके भी कहीं ना कहीं फैमिली में ये चीज़ होगा। हो सकता है कि आपके घर में ना हो, लेकिन दूर के रिश्तेदारों में ये चीज़ ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये जो बंटवारा का जो तरीका है, लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी, इस प्रकार का बंटवारा हमारे समाज में, क्या हमारे घर में भी देखने को मिल जाता है कभी कभी, है कि ना। तो यहाँ पे आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड आ गया भाई, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज अ सिस्टम इन विच वोमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटसेट्रा, एंड मैन डू ऑल दी वर्क आउटसाइड दी होम। मतलब कि जब एक प्रकार का ऐसा धारणा बन जाए, ऐसा लोगों के विचार बन जाए कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनका जो काम है पूरी तरीके से घर बार को चलाना ही है, घर के चार दीवारी में ही रहना है। जैसे जैसे क्या हो सकता है भाई, कुकिंग, खाना बनाना, क्लीनिंग, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, टेलरिंग यानी कि कुछ सिलाई वलाई वाला काम है तो अपने घर में ही करो, है ना, अपने बच्चों का देखभाल करो, ये सारा काम जो है लड़कियों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारा मेन है उसको बाहर के काम करने के लिए सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो हमारा सिस्टम है, इस प्रकार के विचारधारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया, सेक्स के बेसिस पे, यानी कि मेल है कि फीमेल है, इस बेसिस पे आपने क्या कर दिया? लेबर को बांट दिया। लेबर मतलब काम, काम को आपने बांट दिया। यही हमारा कहलाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। कोई डाउट इसमें? देखो, अच्छा ना, अच्छा बहुत बच्चे ना सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर और जेंडर डिवीजन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था जेंडर डिवीजन, और यहाँ पे हमने अभी तुरंत बात कर दिया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या? देखो, जेंडर डिवीजन का मतलब क्या हुआ? जेंडर डिवीजन का मतलब ये हो गया कि मेल के लिए अलग काम बना हुआ है और फीमेल के लिए अलग काम बना हुआ है। ये इतना ही हमारा केवल कहलाता है जेंडर डिवीजन। लेकिन जब हम लोग ये बांट दे कि तुम्हारे लिए क्या क्या काम है, जैसे जेंडर डिवीजन में आपने क्या बात किया कि मेल का काम अलग है, फीमेल का काम अलग है, लेकिन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में हम लोग क्या कर देते हैं? काम को ही बता देते हैं कि तुम फीमेल हो तो तुम्हारा यही काम है, तुम मेल हो तो तुम्हारा ये काम है।
जैसे यहाँ पे हमने अभी तुरंत बात किया, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, ये सारा का सारा काम क्या है, बता दिया गया वोमेन को कि तुम्हारा यही काम है, तुमको यही करना है। यही हमारा कहलाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो दोनों में माइनर फर्क है थोड़ा सा, बस ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और जो बाहर के काम है वो हमारे घर के पुरुष करेंगे, यानी कि मेल करेंगे। तो इस प्रकार का जहाँ पे विचारधारा होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। विचारधारा भी आप कह सकते हैं, या फिर जब हम लोग कामों को इस प्रकार से बांट देते हैं वही हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ना यहाँ पे नोट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, और बहुत बार हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है किसी किसी डेफिनेशन में, उस डेफिनेशन को भी हमने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दिया है। तो पहले वाले क्लास में आपको एक डेफिनेशन मिला जेंडर डिवीजन का, इस वाले क्लास में आपको एक डेफिनेशन मिल गया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और भी आगे मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क बट दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वोमेन टू अटेंड दिस थिंग। देखो ऐसा नहीं है कि घर का काम ना पुरुष नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का ना विचारधारा बन गया है कि औरत है तो औरत घर का ही काम करेंगे, और पुरुष है तो पुरुष बाहर का काम करेंगे। हम ऐसा बार बार कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष जो है घर का काम नहीं कर सकते हैं और जो महिलाएं हैं वो बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। दोनों दोनों प्रकार के कामों को करने के लिए सक्षम है, लेकिन करता क्यों नहीं है भाई? क्योंकि समाज में एक विचारधारा बन गया है, लोग क्या समझेंगे, इसी के डर के वजह से हम लोग नहीं करते हैं। तो समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी जो है किचन में चला गया अपनी बीवी का हाथ बचाने के लिए, लेकिन यदि वो बात समाज में पता चल गया तो समाज के लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी डर से और इसी विचारधारा की वजह से जो है लोग दोनों के बीच में आपस में मतभेद कर दिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। When these jobs are paid, men are ready to take up these works। देखो जब घरों के कामों को करने के लिए पुरुषों को पैसे दिए जाते हैं ना, तो वो घर के कामों को भी करते हैं। आपके सामने अभी एग्जाम्पल देंगे। मतलब कि ऐसा क्या विचारधारा बना हुआ है, ऐसा ये विचारधारा बना हुआ है कि जो मेन है वो बाहर के काम को करेंगे, लेकिन जब घर के कामों को करने के लिए उसको पैसा दिया जाए ना तो वो घर के कामों को भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट टेलर्स एंड कुक्स इन होटल्स आर मेन। बिल्कुल सही बात है। अब बड़े बड़े होटल में जाइए और बड़े बड़े टेलर के दुकान पे जाइए, आप बड़े बड़े टेलर के दुकान पे, है ना, जहाँ पे कि बड़े बड़े प्रोफेशनल सूट, सलवार, कमीज, टी शर्ट, पैंट, फुल पैंट, ये सब सिलाया जाता है। वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ दी जगहों पर जो है मेन मिलेंगे, मेन। अब बताओ क्या टेलर यानी कि कपड़े सिलने का काम क्या मेन का था? नहीं था, लेकिन वो कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ना। और बड़े बड़े होटल में आप जाइए, फॉर एग्जांपल आप ताज होटल में जाइए, मुंबई के बड़े बड़े होटल में जाइए, आपको वहाँ पर जो है मेन ही कुक करते हुए मिलेंगे, आपको खाना बनाते हुए मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे तो ये विचारधारा बना हुआ था कि मेन जो है कुकिंग नहीं कर सकता है, लेकिन इसको पैसा मिल रहा है तो क्या कर रहा है, वो कुकिंग भी कर रहा है ना। मतलब कि जरूरत के हिसाब से आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये तो केवल एक गलत धारणा बना हुआ है कि जो मेन है वो घर के कामों को नहीं कर सकते हैं। गलत धारणा है, लेकिन ये जो धारणा है ना आज बहुत हद तक आज जो है ये चीज़ गलत हो रहा है। क्योंकि आज बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो कि अपने वाइफ का घरों में काम करने में हाथ बटाते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नो वर्क आउटसाइड देयर होम। अच्छा यहाँ पे सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट कर लीजिए, इसको नोट भी चलेगा, नहीं तो नो भी ठीक है। नो वर्क आउटसाइड देयर होम। अब ऐसा भी नहीं है कि औरतें जो है बाहर के कामों को नहीं कर सकती हैं, वो भी बाहर के कामों को कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के तौर में देखा जाए तो बैंक, रेलवे, डिफेंस, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी फील्ड में चले, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, ट्रैवल एजेंसी, किसी में भी चले जाइए, हर जगह पर आपको आज जो है वुमेन मिल जाएंगे। तो क्या वो बाहर अपने घर से बाहर निकल के काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, कोई भी हो, दोनों हर एक प्रकार के कामों को करने के लिए सक्षम हैं। बस करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे समाज में एक विचारधारा बन गया है कि लोग क्या समझेंगे ऐसा हम काम करेंगे तब। सपोज करो कि कोई मेल जो है अपने वाइफ का कपड़ा खींच रहा है और समाज में पता चल गया तो कितना उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इसी डर के वजह से जो है ना हमारे समाज में ये विचारधारा बना हुआ है कि लोगों मेन का काम अलग है और फीमेल का काम अलग है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके लिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इन विलेजेस, थोड़ा सा गांव के बारे में बात कर लेते हैं और शहरों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। गाँवों का यदि हम लोग बात करें तो गाँवों में जो हमारी महिलाएं हैं उनको पानी भरने के लिए जो है दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। अपने बर्तन को लेकर वो जाती हैं, फिर पानी भरती हैं, फिर अपने घर लेकर आती हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे गाँवों में चापाकल आ गया है, हैंडपम्प जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन अभी भी आप राजस्थान के गाँवों में जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो अपने बर्तन को सर पे लेकर दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं पानी को भरने के लिए। ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा करने के लिए, यानी कि लकड़ी जलावन जो इकट्ठा करना है, खाना उसी से बनेगा, उसके लिए भी। और खेत में भी वो लोग काम करते हैं, है ना। ये कहाँ के महिलाओं का बात हो रहा है? ये विलेज के महिलाओं का बात हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग शहर के बारे में बात कर लेते हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेस। शहरों का यदि हम लोग बात करें तो जो मिडिल क्लास है या फिर जो थोड़ा सा ऊंचे क्लास के लोग हैं उनके घरों में कौन काम करते हैं? गरीब महिलाएं काम करती हैं एज अ बाई, जिसको हम लोग बाई कहते हैं, है ना। तो बाई के तौर पे काम करती हैं, एज अ हेल्पर के तौर पे काम करती हैं, बदले में उनको पैसा मिलता है। तो वो किसके घर में काम कर रही हैं? थोड़ा सा ऊंचे क्लास वाले। और ऊंचे वाले क्लास के महिलाएं कहाँ पे काम कर रही हैं? ऑफिस में। तो हर महिलाएं जो है ना कहीं पे काम क्या कर रही हैं? मतलब काम ही कर रही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, कहाँ गया? However, their work is not valued and does not get recognition। मतलब कि महिलाएं जो है ना हर एक प्रकार के कामों को आज परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन चाहे वो गांव की महिलाएं हो चाहे वो शहर की महिलाएं हो, उनके कामों का जो है उनको वैल्यू नहीं मिलता है और साथ ही साथ उनके कामों को उतना तवज्जो भी नहीं दिया जाता है। मतलब कि उनके काम को लोग काम ही नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं ने क्या किया, महिलाएं एवरीडे लाइफ में मान लीजिए कि एक महिला है जो कि पानी लाती है, लकड़ी जलावन इकट्ठा करती है, अपने बच्चों को देखती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब कुछ करती है, लेकिन उसके कामों को लोग क्या समझते हैं? काम समझते ही नहीं है, लेकिन वो भी तो काम है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी महिलाएं जो हैं गांव की हो, शहर की हो, छोटे हो, बड़े हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, किसी भी प्रकार के महिलाएं हो, जो भी काम करते हैं उनके कामों को समाज में जो है उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, यानी कि उसके काम को लोग जो है काम ही नहीं समझते हैं। बात समझ में आ रही है? ये विचारधारा बना हुआ है कि महिलाएं जो भी कर लीजिए, महिलाएं जो भी कर ले उनके काम को काम समझा ही नहीं जाएगा। ये विचारधारा है जो कि गलत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत हद तक हमारे भारत में बदलाव हुआ है और होने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे। लेकिन इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। अर्लियर ओनली मैन वेर अलाउड टू वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। देखो औरत का जो पहले स्थिति रहा था ना, हमारे भारत हो चाहे कोई भी हो, मतलब कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, फ्रांस, बेल्जियम, किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, हर एक जगहों पर महिलाओं का जो कंडीशन था वो बहुत ही बुरा कंडीशन था। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा क्लास 9 में कि क्या औरतों का कंडीशन था। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा यूरोपियन रेवोल्यूशन में, क्या नाम था चैप्टर का? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें आपने पढ़ा कि वुमेन का क्या दुर्दशा था, है कि नहीं। उसके बाद फिर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा कि वुमेन्स का क्या हाल था, क्या कंडीशन था। तो कंट्री चाहे कोई भी हो, कहीं का भी इतिहास आप पलट के देख लीजिए, महिलाओं का पहले जो कंडीशन था वो लगभग सेम था, 4 दीवारी में ही आपको रहना है, यही हर जगह पे धारणा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला इसमें जो है हमारा बदलाव होते चला गया। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्लियर ओनली मेन वेयर अलाउड टू वोट। पहले वाले समय में कोई यदि हम लोग पलट के देखें तो केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार था और पुरुषों को ही पब्लिक ऑफिसेज के लिए कंटेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब कि वो जो है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेगा, ऑफिस में जाके बैठेगा। कौन लोग? केवल और मेन, वुमेन नहीं। बात समझ रहे हो? यानी कि गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका वोटिंग का राइट हो, चाहे बाहर में घूमना फिरना हो, टीचर बनना हो, ये सारा का सारा जो है अधिकार पहले औरतों को नहीं था, लेकिन पुरुषों को था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदला,
हमारा विचारधारा बदलते चला गया और वैसे वैसे हमारा जो है वोमेन्स के कंडीशन को भी सुधारा गया। यानी कि जो जेंडर का इशू था, मेल का कंडीशन अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, इसको क्या किया गया, सुधारा गया। ठीक है, आगे वोमेन इन, अब कैसे सुधारा गया इसके बारे में भी जान लीजिए। वोमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स फॉर इक्वल राइट्स। अलग अलग प्रकार के कंट्री, अलग अलग कंट्री के वोमेन्स ने क्या किया, अपने इक्वल राइट्स के लिए मूवमेंट को लॉन्च किया, मतलब कि प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया उन्होंने। एग्जाम्पल आपके सामने, कहाँ पे, नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आपने पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी आपने पढ़ा, और क्लास 9 में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि हर एक प्रकार की महिलाएं क्या कर रही थी, अपने इक्वल राइट्स को अचीव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि डिमांड कर रहे थे कि हमको भी क्या मिलना चाहिए, मेन के जैसा ही अधिकार मिलना चाहिए। तो वोमेन कहीं का भी हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह पर जो समस्या था औरतों का वो क्या था, लगभग सेम था। ठीक है, तो हर एक प्रकार की वोमेन अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी। आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया के अलग अलग कोने से वोमेन्स ने अपना क्या किया, बात उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे को भी इक्वल राइट चाहिए जैसे कि पुरुषों को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट्स ऑफ वोमेन डिमांडेड। अब वोमेन अलग अलग कंट्री से प्रोटेस्ट तो कर रही थी, डिमांड तो कर रही थी, लेकिन क्या डिमांड कर रही थी वो, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। द मूवमेंट्स ऑफ वोमेन डिमांडेड वोटिंग राइट्स फॉर वोमेन। पहला तो वोटिंग राइट मिल जाना चाहिए हमको, क्योंकि पहले नहीं था वोमेन को। पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर वोमेन। पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर वोमेन का मतलब क्या हुआ कि मतलब पॉलिटिक्स में आने का जो है हमको भी मौका दिया जाए, हम भी एमएलए बनेंगे, हम भी एमपीज बनेंगे, हम भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार के चीज़ों के बारे में भी उन लोगों ने डिमांड उठाया। किसने, हमारे वोमेन्स ने, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे लीगल स्टेटस का मतलब क्या हुआ, लीगल स्टेटस का मतलब ये हो गया कि हमको भी बराबर दर्जा दिया जाए। ठीक है, हम भी कोर्ट में आ सकते हैं, हम भी लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वोमेन। और वोमेन का क्या अधिकार था, डिमांड था कि हमको जो है एजुकेशन मिले और हमको भी क्या मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि मौका मिले, हम भी अलग अलग पोजीशन में जा सकते हैं, अलग अलग पोस्ट हम भी अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर इन सारे औरतों का, यानी कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने के औरतों का जो था वो क्या था, डिमांड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वुमेन्स मूवमेंट ऑल्सो डिमांडेड इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। अच्छा, यहाँ पे ना वुमेन्स के जितने भी मूवमेंट थे वो लोग अलग अलग प्रकार के डिमांड तो कर ही रहे थे, जो कि आपने ऊपर में पढ़ा, लेकिन एक प्रकार का सबसे खास डिमांड यहाँ पे ये था ना कि औरतें जो थी ना वो पर्सनल एंड फैमिली लाइफ के ऊपर भी डिमांड चाहती थी। मतलब कि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मोस्ट वुमेन्स मूवमेंट ऑल्सो डिमांडेड इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। मतलब कि उनका जो है ना पर्सनल लाइफ पे, यानी कि उनके जीवन पे खुद का अधिकार होना चाहिए। जैसे पहले होता क्या था ना कि औरतों को बहुत ही गंदे तरीके से रूम में बंद करके पीटा जाता था, मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, जबरन जबरदस्ती किया जाता था। तो क्या उनका अपना पर्सनल राइट है उनके पास, यानी कि पहले था, नहीं था। तो उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हमको जो है अपना खुद का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि हमको जो है पर्सनल स्टेटस मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा पति जो है आज गुस्सा है तो हमको पकड़ के रूम में बंद किया और खूब लाते लात फिर से जिससे मार रहा है वो मार रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उनको ये भी डिमांड उनका था कि हमको जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे ऊपर अत्याचार ना किया जाए। ठीक है, आगे दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को जो औरतें चला रही थी अपने राइट के लिए, इसी मूवमेंट को क्या कहा गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। ठीक है, अब फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बहुत बार पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट, या फिर व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो उसके बारे में आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। आपने जान तो लिया कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। अच्छा, फेमिनिस्ट मूवमेंट यदि कोई पूछ ले अभी तुरंत, तो क्या बताएंगे कि वो मूवमेंट जिस मूवमेंट में दुनिया के अलग अलग कंट्री के अलग अलग औरतों ने क्या किया, पार्टिसिपेट लिया, और उस मूवमेंट के थ्रू क्या वो कर रही थी, अपने बातों को रेज कर रही थी, यानी कि अपने डिमांडों को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट किया। उसी को हम लोग कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, सिंपल सी बात है ना। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे आप फेमिनिस्ट मूवमेंट के डेफिनेशन में, अ मूवमेंट इन विच अ मैन और अ वुमेन हु believes in equal rights and opportunities for men and women are known as feminist movement। मतलब कि ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जिसमें कि पुरुष और महिलाएं दोनों क्या चाहती हैं,
दोनों ये चाहती हैं कि वोमेन को और मेन को क्या मिले, इक्वल राइट मिले, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस प्रकार के विचारधारा को, इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, तो जब दोनों मेन और वोमेन जब दोनों इस प्रकार के विचार को सोचने लगे या फिर इस बात पर विश्वास करने लगे कि मेन और वोमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए, तो इसी मूवमेंट को हम लोग कहेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट। याद रहेगा ये चीज़, यानी कि मेन और वोमेन दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार के मूवमेंट को, इसी प्रकार के बातों को मनवाने के लिए जो हम लोग मूवमेंट चलाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। सिंपल सी बात। ठीक है, और उस समय पे दुनिया में अलग अलग जगह पर फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत ही एक्टिव था। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने देखा कि वुमेन अपने बातों को मनवाने के लिए क्या करती थी, अपना खुद का न्यूज़पेपर मैगजीन निकलवाती थी, है ना। फिर से आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा कि वुमेन भी चाहती थी कि हमको भी वोटिंग राइट मिले, हमको भी एजुकेशनल राइट मिले, हर चीज़ उनको भी चाहिए, है ना। ये सब सारा कुछ हमारा जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब मेन और वुमेन दोनों चाहते हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए, और इस बराबर मौके के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और उसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फेमिनिस्ट मूवमेंट का ही नतीजा है कि आज जो है वुमेन वर्क एज साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट के तौर पे वुमेन हमारे काम कर रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर एंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी टीचर which were earlier not considered suitable for women। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का ही ये देन है, यानी कि औरतों के द्वारा किया गया मूवमेंट का ही ये देन है कि आज जो है वुमेन दुनिया के बड़े बड़े पोजीशन पे बैठी हुई हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा है जहाँ पे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, आज हमारे देश की महिलाएं, आज हमारी देश की लड़कियां जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉयर, मैनेजर, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर तक बन रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा फेमिनिस्ट मूवमेंट का ही देन है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है कि नाउ इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में हमारे कौन अलग अलग 3 प्रकार के कंट्री आते हैं, तो आप बताएंगे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन तीनों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, यहाँ पे जो है औरतों का द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। यहाँ पे जो है औरतों का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में, यानी कि गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट पोजीशन में जो है उनका रोल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ की महिलाएं जो हैं बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है। बात समझ रहे हो, यहाँ के महिलाओं को हर एक प्रकार का राइट मिला हुआ है। कोई समस्या यहाँ तक समझने में? यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में जो औरतें हमारी हैं वो बहुत ही आज जो है आगे है ना। हर एक डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादातर महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल आवर कंट्री इज ए मेल डोमिनेटेड कंट्री। लेकिन जब हम लोग भारत का बात करते हैं तो भारत को जो है आज भी जो है मेल डोमिनेटेड कंट्री ही माना जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो है आगे कौन है, मेल, ऐसा ही समझा जाता है आज भी। ठीक है, हालांकि इसमें सुधार हुआ है लेकिन आज भी हमारे भारत को मेल डोमिनेटेड कंट्री ही समझा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो है ज़्यादा हद तक किसका बात चलेगा, मेल का ही चलेगा, ऐसा समझा जाता है। मीन्स पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि हमारे भारत को जो है आज पेट्रियार्कल सोसाइटी भी कहा जाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब समझ लीजिए, लिटरली रूल बाय फादर। मतलब कि आपके घर में आपके फादर हैं, मदर हैं और आप 4-5 भाई बहन हैं, तो आप में से किसी का बात नहीं चलेगा। किसका बात चलेगा, आपके पिताजी का बात चलेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। यानी कि घर का जो बड़ा सदस्य है, जो मेल है बड़ा, उसी का बात चलेगा। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या था, पेट्रियार्कल सोसाइटी बोल लो या फिर सिस्टम बोल लो। ठीक है, लेकिन क्या ये हकीकत है कि आज के दौर में? नहीं। मतलब कि आज हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जहाँ पे कि हर एक प्रकार के मेंबर को बैठाया जाता है, पहले सभी का सहमति लिया जाता है, तब कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ऐसे भी आज हमारे भारत में घर हैं जहाँ पे कि
फाइनल डिसीजन जो होगा वो पापा के हाथ में ही होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। कोई डाउट यहाँ से समझने में? चल, तो हमारे कंट्री को मेल डोमिनेटेड कंट्री कहा जाता है, या फिर आप इसको पैट्रियार्कल सोसाइटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही बात चलेगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, यानी कि हमारे घर के बड़े मेंबर कहेंगे। हमारे बातों को यहाँ पे सुना भी नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ बहुत हद तक आज गलत है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जहाँ पे कि सबको बैठाया जाता है, सबका राय विचार लिया जाता है, तब कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। Patriarchal society is a society in which the values of men is more than women and gives them power over women। मतलब कि पेट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे कि ये माना जाता है कि मेन का जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वोमेन, है ना। और ये भी माना जाता है कि मेन जो है वोमेन के ऊपर अपना पूरी तरीके से दबदबा यानी कि पावर आजमा सकता है। ठीक है, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, या फिर सिस्टम कह लीजिए। कोई डाउट इसमें? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। अच्छा चलो यहाँ तक पहले बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा लंबा है, तो इसको हम लोग अपने दो क्लास में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? पेट्रियार्कल सोसाइटी तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। कहीं पर भी ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, तो उसके बाद यहाँ तक तो आपने ये चीज़ समझ लिया, लेकिन हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। जैसे डिसएडवांटेज, यानी कि उनको ज़्यादा एडवांटेज ना देना, ज़्यादा वैल्यू ना देना, डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव करना, या फिर ऑपरेशन, उनको दबाना इन वेरियस वेज, यानी कि किस किस प्रकार से हमारे भारत के महिलाओं को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ दबाव बनाया जा रहा है, किस किस प्रकार से, इसी को हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले वाले क्लास से हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।